बच्चों कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो देखिए आज हम पहला लेक्चर लेकर आए हैं वेक्टर्स से रिलेटेड, वीडियो नंबर 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एंड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द वेक्टर्स। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं वेक्टर क्या है, वेक्टर कहाँ अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, और क्या क्या इसके यूज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। तो आपने थोड़ा सा पढ़ा हो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इसमें कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो बराबर होती है एन यू के बराबर। कैसे? एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू फॉर अप्लाइड यूनिट। मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी यार, जैसे कह दे 5 किलो चीनी, तो एक क्वांटिटी है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है। आपको कह दिया जाए आज का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, एक क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। एक क्वांटिटी का मतलब ये हुआ ना, ठीक है ना। अब 5:10 हो गया है, आप ये पढ़ेंगे, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक अप्लाइड यूनिट। गॉट इट? अच्छा, अगर मैं 5 मीटर जा रहा हूं तो ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में अप्लाइड यूनिट। ठीक है, लेकिन आपको पता है, मान लो 3 किलो आम ले लिया, आलू या टमाटर ले लिए, और 3 किलो टमाटर और ले लिए, तो कितने हो जाएंगे? 6 kg। ठीक है, 3 किलो और एक 3 किलो। अगर मैं 5 मीटर को 5 मीटर के साथ जोड़ूं तो आपको बता देता हूं 0 मीटर भी हो सकता है। 5 को मैं 5 के साथ जोड़ता हूं तो 10 मीटर भी हो सकता है भाई, और 5 मीटर को मैं 5 मीटर के साथ जोड़ता हूं तो 5√2 मीटर भी हो सकता है। ये क्या बात कर रहा हूं मैं? अरे ये तो सीधे जुड़ गए। यहां पर तो 10 होना चाहिए, आपने 10 ही बढ़ाया था। तो यहां पर कोई ना कोई कंसेप्ट है जो वेक्टर की बात को फील करा रहा है। यानी कि मैं कहूं, अगर एक बंदा गया, चलो ध्यान से देखो, 3 मीटर गया वो ईस्ट की तरफ, फिर वो 5 मीटर और गया ईस्ट की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 मीटर प्लस 8 मीटर ईस्ट की तरफ। बोलिए बेटा, अगर मैं कहूं एक 3 मीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर सॉरी अपन कर देते हैं, चलो 4 लेता हूं, 4 लेता हूं, ये हो गया 7। अगर मैं कहूं 4 मीटर यूं गया ईस्ट की तरफ और 3 मीटर वापस आ गया, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट? जल्दी बताओ। 1 मीटर नहीं हो जाएगा? एम आई राइट और नॉट? तो इसका मतलब अगर आप फील्ड वाली बात करें, अगर यहां पर तो सीधा सीधा ऐड हो रहा है, यहां पर सीधा सीधा ऐड करके 1 मीटर और 7 मीटर आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहां देखो 4 + 3 = 1 कर दिया, यहाँ पर 3 + 4 7 कर दिया, और जबकि इस केस में मैंने आलू वाले केस में 3 + 3 यानी कि 6 कह दिया। तो कोई ना कोई एक, ये हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली बात करें। अगर मैं कहूँ 5 मीटर गया, अरे भाई किधर गया, है ना। और आपसे को कह दे कोई भी, क्या नाम है, आपको एक पूरा एक हाईवे है, मान लो ऐसे एक रोड है, और यहां से कह दिया जाए किसी बच्चे को, कोई यहां पर एक पिज्जा की दुकान है, पिज्जा खाना है उसको, और कोई कहते हैं यहां से 2 किलोमीटर दूरी है। अगर बंदा इधर चला जाए 2 किलोमीटर, अरे 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है भाई, एम आई राइट? देयर आर 3 पाथ, 3 रास्ते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। लेकिन क्या इसको पिज्जा की दुकान इधर रोड पर भी नहीं, इस पर भी नहीं जाना, तो इधर ही है। तो इसके लिए आप क्या चाहिए? 2 किलोमीटर तो दोनों तीनों केस में है, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। बट इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन, है कि नहीं? उसको कहा जाए कि भाई तू है ना ड्राइवर साइड मुड़ लेना इधर की तरफ, ऐसे बोलते हैं ना, राइट साइड मोड़ना, लेफ्ट साइड। इधर पिज्जा की दुकान है, इधर गए 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर गए, लेकिन आपको पिज्जा की दुकान मिली नहीं, मिली तो इधर। इसका मतलब एक केवल एक बात से ये नहीं पता चल पा रहा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है। गॉट इट?
कि भाई मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। तो साथ साथ इसमें हमें अगर बात करनी हो, इस पे जाना है, तो आपको एक चीज और चाहिए, क्या, डायरेक्शन। बोलो बेटा। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये ठीक है? देखो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे कि ये हमारी एक स्केलर है, क्या इसमें डायरेक्शन है, 3 किलो आम 3 किलो आम, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट का कोई चक्कर है? अरे बोलो बेटा। अरे डायरेक्शन, चीनी लेनी है हमने, 3 किलो चीनी ले ली, 6 किलो ले ली, 9 किलो ले ली, क्या उसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बोलते हैं? 3 किलो ईस्ट चीनी दे दो भाई, 5 किलो, है कि नहीं? तो वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केल यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी दो प्रकार की कहलाएगी। एक को हम बोलेंगे स्केलर, यस बच्चों, एक को हम बोलेंगे वेक्टर। कुछ क्वांटिटी स्केलर है जिनका केवल मैग्नीट्यूड है, और जिनका मैग्नीट्यूड, और किताबों में अक्सर ये पढ़ते हैं, मैं नहीं मानता, गलत है ये वेक्टर की डेफिनेशन, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वेक्टर होगी, ये जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक में आपको यही मिलेगा, द क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट ए प्रॉपर डेफिनेशन। तो बताइए क्या होगी प्रॉपर डेफिनेशन? तो समझ में आया स्केलर? पहले स्केलर समझ में आया कि ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये सारी की सारी बच्चे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर की बात करें, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। समझ में आई बात? डायरेक्शन का पता होना चाहिए। आपको कहा जाए भिवानी से आपको जाना है दिल्ली, अब हम रोहतक की तरफ जाएंगे तो दो रास्ते निकल के आते हैं भैया, एक दिल्ली की तरफ जाता है, दो आगे जाएंगे तो एक चंडीगढ़ की तरफ जाता है। तो हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। आजकल वो जीपीएस सिस्टम लगाते हैं, वो आपको डायरेक्शन को भी शो करता है। बोलो प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर का, एक एरो का प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं टिप, सॉरी, इसको हम बोलते हैं टिप, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, या फिर आप बोल सकते हो हेड। मोस्टली यही लिखा जाता है किताबों में, हेड और टेल। बोलो बच्चे, इसको बोलेंगे। अब जैसे कि कुछ क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सभी की सभी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल जो रहेगा वो ऐसे लगाना पड़ेगा। इसमें लिखा जाता है 5 न्यूटन, जो लगाया गया है वो नॉर्थ में, ठीक है, या साउथ में, या ईस्ट में, या वेस्ट में, जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा। कॉट इट, यानी कि इसमें 5 न्यूटन तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो वेक्टर हो। चलो एक फिल कराई, एक बात करते हैं फिल, चलो थोड़ा सा देखता हूं मैं। तो ये तो बेसिक बातें समझ में आई आपको। अभी धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा। तो देखो बच्चों, करंट की बात करूं मैं, करंट 3 एम्पियर यूं गया और 5 एम्पियर यूं गया, और इन दोनों के बीच में एंगल है मान लो थीटा। तो आपको बता देता हूं करंट क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा तो क्या निकलेगा बेटा, 8 एम्पियर। और जबकि यहां पर आपने पढ़ा था 3 मीटर और 4 मीटर जो यूं गए थे तो कितना करे, 7 मीटर, और उल्टा आया था तो क्या बच गया था, 1 मीटर। अगर मैं यूं जाता हूं, 3 मीटर यूं गया और 4 मीटर मैं यूं गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रे ये, तो ये कितना बनेगा, 5 मीटर। इस केस में कितना आ गया, अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? थोड़ा जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता देना, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखनी है। 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, यानी कि इस केस में आप देखोगे 3 प्लस में 4 इक्वल टू क्या आ गया, 5। इस केस में कितना आ गया, 3 प्लस 4, और इस केस में 3 प्लस 4 1।
तो इसका मतलब ये दो वेक्टर क्वांटिटी दी, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है बेटा, एंगल पर डिपेंड कर रही है बात वेक्टर्स लॉ के लिए। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ए नेसेसरी दैट द वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। ये जरूरी नहीं है, करंट के अंदर दोनों चीजें हैं, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, और फिर भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। अब क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन क्यों, यस टेल मी, बिकॉज आप कारण दे सकते हो, आगे पढ़ाऊंगा मैं रूल, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका ज्योमेट्रिकल भी पढ़ाएंगे, उसका एनालिटिकल मेथड भी पढ़ाएंगे, दो तरीके से पढ़ाएंगे, उसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। और ये जब आप +2 तक पूरी पास कर जाओगे तब तक ये रूल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इवन मैथ के अंदर भी आप इसको पढ़ोगे। गॉट इट, समझ में आई बात? तो अब वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यस गाइस, ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो परंतु स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। हालांकि इनके बीच में एक चीज और आती है, टेंसर, लेकिन मैं वो टेंसर आपको अभी बताऊंगा नहीं। टेंसर के लिए हालांकि इलेक्ट्रिक करंट में बड़ा कंट्राडिक्शन आता है, कई किताबों में टेंसर लिखा गया इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो ऑथेंटिक बुक पढ़ी है श्री H.C. वर्मा की बुक, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को साफ साफ स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। उसमें अगर मैट्रिक्स पढ़ेंगे आगे, जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स आएगी जिसकी वजह से स्केलर बनेगा, उसमें आप चर्चा मत करना, टेंशन मत लेना, ठीक है? वो आप MSc मैथमेटिक्स में उसको कंसेप्ट में निकल के आता है कंसेप्ट, तो अभी उसको छोड़ दो, आपने स्केलर ही पढ़ना है, ठीक है? क्लियर? तो स्केलर क्या है, जिसकी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। उतारिए जब तक। हाँ बेटे, आपने जो एंगल लेना है वो स्मॉलर वेक्टर लेना है। अगर दो वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल है, उनकी टेल को टेल से टेल मिला दीजिए। जैसे ये 90 है तो यहाँ पर 270 है, तो आपको 90 लेना पड़ेगा। जैसे ये दो वेक्टर के बीच का 120 है और 240 भी है इधर से, क्योंकि 360 पूरा होता है, तो आपको यू शुड टेकन स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स टेल्स आर मीट एट ए पॉइंट। और यहाँ पर भी आप देखोगे डायरेक्शन निकालने का चक्कर है, मैंने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट कर दिया, तो ये एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री, तो इसको बोलोगे 60 डिग्री किधर से गए हो, ईस्ट से नॉर्थ, तो इसको बोलोगे 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। और अगर इधर 30 है तो लिखोगे नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है? 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट, ऐसे लिखना है। चलो उतारो, करके दिखाओ। 5 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 53 डिग्री बनाना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ, बनाएंगे तो मैं जल्दी बनाता हूँ। क्या लिखोगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ सॉरी नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी ये, और ये बन गया हमारा 53 डिग्री, ठीक है? इसको बोलेंगे ईस्ट ऑफ। अगर यहां नहीं बना ना एंगल, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये होगा, अगर ये इधर से बनाओगे तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। तो दो फेमस ट्राइंगल बताने वाला हूं अब आपको, ये देखना। एक बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल देते हैं टीचर्स इसमें, तो जरा देखिए जरा ध्यान से, ये दो ट्राइंगल को याद करो। मैं आज तुम्हें बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं बेटा। अगर ये 37 डिग्री एंगल दे दिया जाए ना, तो याद रखना बेटा, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगी 5 वैल्यू। इसको याद करो, रटा मारो। अगर 37 डिग्री एंगल है तो ये 3 और ये नीचे 4 और इधर 5। अगर मैं कहूं ऐसे आ जाए, 53 डिग्री एंगल आ जाए ऐसे, तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये 5। उतारो इसको। ये दो ट्राइंगल बहुत यूज करने वाला हूं मैं, बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं ट्राइंगल का न्यूमेरिकल्स में। ये बार बार ये आने चाहिए। 37 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल फेमस ट्राइंगल है। H.C. वर्मा के क्वेश्चन तो सारे इस पर ले रखे हैं। बिल्कुल ठीक है बेटे, तो ये बेसिक बातें आप लिखेंगे। अच्छा चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाता हूँ रिलेटेड टू वेक्टर्स।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज बेसिक ही चलेगा, कभी +2 वाले बच्चे के लिए तो ज़रा ही बेसिक रहेगा ही। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट करो, सभी बच्चे नोट करेंगे। ऑन रोटेटिंग 2 पाई, ऑन रोटेटिंग 2 पाई, अगर हम 2 पाई किसी वेक्टर को 2 पाई रोटेट करेंगे तो वेक्टर जो रहेगा वो डजंट चेंज, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उसका डायरेक्शन रहेगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, अगर इसको पूरा 360 डिग्री घुमाओगे तो ये यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो अगर हम 360 डिग्री एंगल को में घुमाएंगे किसी भी वेक्टर को, इसको 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये वेक्टर इधर ही आ जाएगा, इसी लाइन में आ जाएगा, और इसी लाइन में आएगा तो ये यानी कि वही वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डजंट चेंज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये बहुत यूज करने वाले हैं। लिखो इस पॉइंट को, तो आप लिख लो, a vector can shift parallel to itself, a vector can shift parallel to itself, a vector can shift parallel to itself, छोटी ब्रैकेट में डाल लीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है, हर बार नहीं करना, प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी बेटा, सेम रहने वाली है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डजंट चेंज। आइए कैसे समझाओ। एक वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं, ड्रॉ मत, समझ में आइडिया ना। जैसे एक वेक्टर ये ले लिया ऐसे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोई वेक्टर इसके पैरेलल ले सकते हो ऐसे कभी भी, जैसे ये ले लो, इतना ऐसे पैरेलल है। अब नई पोजीशन इसकी क्या बन सकती है, ये भी बन सकती है मैग्नीट्यूड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होती है, तो ये प्रोवाइडेड क्या होनी चाहिए, सेम। तो ऐसे हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे इसको उठाकर यहाँ ऐसे पैरेलल कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे एक और समझाता हूँ, तो देखो ये ले लो वेक्टर, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है बेटा, ये कोई एक वेक्टर है, तो ये हमारा समझ में लेना, ये वैल्यू भी आ रही है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, और ये बन गया 30 डिग्री। अरे इसके पैरेलल है, अरे बोलो बच्चों। तो अगर मैं वेक्टर ये दे दिया ए ऐसे, तो इसको अगर शिफ्ट करना हो पैरेलल, ये भी तो हो सकता है यार, देखो बताओ, ये भी यहाँ पर भी तो आ सकता है वेक्टर, ये शिफ्ट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, डॉट मैंने इसलिए लगा दिया कि शिफ्ट कर गया हमारा, ये भी तो इसके पैरेलल है, सेम लाइन में। ठीक है, पैरेलल का मतलब सेम लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि याद रखना, एक जो वेक्टर है वो पैरेलल शिफ्ट हम उसको कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा फील आएगा जब तक हम पूरा इसको पढ़ाने वाले हैं। तो याद रखना बेटा, आगे मैंने क्वेश्चन डाले दो, हमेशा ध्यान करना। दो अभी यहां पर मैंने निकाला एंगल ए, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो मैंने आपको एक बात समझाई है, एक तो वो अपने पैरेलल शिफ्ट कर सकता है, दूसरी बात जो वेक्टर लिया जाएगा, दो वेक्टरों के बीच के सिमिलर एंगल लिया जाएगा जब, और कंडीशन ये होगी दोनों वेक्टर की क्या मिले, टेल से टेल, टेल से टेल मिलाओ, टेल से। तो पहला पॉइंट देखिए, क्या ये इस वेक्टर की तो हेड है और इस वेक्टर की टेल है, वेक्टर ए की तो टेल है और वेक्टर बी की हेड है, तो ये 120 एंगल नहीं हो सकता, आंसर 120 डिग्री गलत है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पैरेलल शिफ्टिंग रूल, अभी तो बताया था, इसके पैरेलल क्या करोगे, आप एक लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ाओ, इतना ही मैग्नीट्यूड लेना है और यही डायरेक्शन लेनी है, दिस इज द वेक्टर बी। अब ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है, अब मेरे को समझ में आ रहा है दोनों की टेल मिल गई,
लेकिन आपको पता है ये पूरी लाइन आती है तो लीनियर पेयर एक्सोम लगाएंगे, कोणों का रैखिक युग्म गुण धर्म, हिंदी में बात करूं तो, लेकिन आप एलपी याद कर लीजिए, लीनियर पेयर, वैसे पूरा नाम होता है लीनियर पेयर एक्सोम। पूरा अगर बात करें हम प्रॉपर लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो बेटा ये एंगल बनने वाला है 60 डिग्री। तो आंसर क्या कहलाएगा? 60 डिग्री। गॉट इट? समझ में आ गया होगा? ये बातें छोटी छोटी है लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आएगी। अब क्वेश्चन है तुम्हारा बेस्ट आज का, आसान क्वेश्चन है। एक वेक्टर बी यूं दिया गया है, एक वेक्टर ए यूं दिया गया है, एक वेक्टर सी यूं दिया गया है। अब क्वेश्चन आपको मैंने दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? और पॉज करके, जो आप देख रहे हो वीडियो मेरा, पॉज करके आप इसको पहले ट्राई कीजिए, और अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, और आंसर को कमेंट करिए। अदरवाइज आप यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए अगर पहले ट्राई करने के बाद। चलो देखो क्वेश्चन को, देखो। हाँ बेटा, तो वेक्टर ए है हमारा ऐसे, ए ये रहा 30 डिग्री, और ये वेक्टर बी है, बी का वेक्टर ये बन गया हमारा 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में बिना बनाना है बेटा। तो ए के ये 30 का है तो ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है, तो ये तो बन गया 60। ठीक है, लेकिन क्या ये 60 और 60 120 आंसर हुआ? नहीं, क्योंकि इसकी तो टेल है, वेक्टर ए की तो टेल मिलेगी, बट वेक्टर बी की तो हेड है। अरे ऐसे एंगल नहीं निकालते, वेक्टर एंगल ऐसे निकालते, दोनों की टेल टेल मिले। गॉट इट? तो अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? रूल नंबर सेकंड पकड़ेंगे, इसको शिफ्ट करो पैरेलल, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, ये बन गया वेक्टर बी। अब जरा मेरे को बताओ क्या है ये? दिस इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, बोलिए। अच्छा, अब ये 60 है तो ये क्या बन गया? 30। अब दो एंगल बनेंगे ए और बी के बीच में, या तो ये और या तो ये। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या बनेगा? 30 प्लस 30। मैं जान करके बोला नहीं, सर को भी बीच में आंसर आएगा हमारा 60 डिग्री। चलिए अब मैं चाहता हूं तुम ए और सी करिए, पॉज करके देखना आपने। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वाई होप। फिर भी दोबारा से ये आपको कराया गया 30 प्लस 30 60 यहाँ पर आ गया था, इसको हमने निकालना था दूसरे को ए एंड सी के बीच में। इसको हमने ए यहाँ पर पॉइंट ले लिया और सी वाला पॉइंट ये था, ये 45 था तो इधर भी 45 हो गया। तो ए और सी के बीच में कितना बन गया? 30 प्लस 45 यानी कि 75। अब तीसरा केस देखिए, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे अगर बी वाली को, तो ये क्या हो जाएगा? बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा हमारा 60, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये देखो इधर लाइन ऐसे रहेगी 60 और 45, ये सी वाला था, ये 45 और ये 60 है। तो हमें निकालना है बी और सी के बीच में, तो 60 में से 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 15 डिग्री। तो ये आपके 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आज मेरे को लगता है यहाँ तक कर लो आप, और आपको अगली मैं कुछ डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ रिलेटेड टू द वेक्टर्स। तब तक ऑल दी बेस्ट।